हम यहाँ पर हार्ड फैक्ट्स डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। हम शॉर्ट जा सकते हैं। अभी जनवरी का आधा महीना निकल गया। बुलिश किस कंट्री पे हूँ? इंडिया में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगने वाला है ताकि हम और आप एक साथ इस स्टॉक पर बने। अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस भी देखें, कंपनी जो 40 PE पे ट्रेड हो रही है उसका PE ड्रॉप होगा। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि 2026 में हमारे मार्केट्स में स्टॉक के रिटर्न अच्छे नहीं रहेंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं और इससे लोग भी तो दुखी हो जाते हैं। आई एम सॉरी टू नो कि लोग दुखी हो रहे हैं, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम यहाँ, हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को खुश करें, एंटरटेन करें। ओके हम यहाँ पर हार्ड फैक्ट्स डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। और हम क्यों कह रहे हैं उसका लॉजिक हमने कई बार आपके साथ शेयर भी किया। अभी जनवरी का आधा महीना निकल गया है। अब यहाँ पर क्या साइंस हमें मिल रहे हैं इसको थोड़ा समझते हैं। मैं दो साइंस की बात करता हूँ। ओके पहला कि अगर आप इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स को पिक करेंगे, उसमें से 350 मतलब करीब करीब 70% स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं इस साल। तो ये क्या साइन है? जब आपकी टॉप कंपनीज आपके कंट्री की वो नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं, तो ये साइन है, एक आपको इशारा है। और बाय द वे मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि पिछले साल भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिला था, और फिर किस तरीके से मार्केट्स में फॉल हुआ वो भी हमने देखा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बाद में मार्केट्स तो रिकवर हो गया, लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो रिकवर हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बेशक मार्केट्स ऊपर चले गए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हुए। तो क्या इस साल भी हमें वही पैटर्न देखने को मिलेगा? अभी तक का डेटा पॉइंट्स देखकर हमें ये लग रहा है नॉन स्टॉप कंसेक्यूटिव सेलिंग FIIs की हो रही है, और उसका इफेक्ट हमें अब मार्केट्स में दिखने लगा है। ओके तो जो स्मार्ट मनी हमारे देश में पिछले कई सालों से आई थी वो तो निकल रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ग्रोथ स्टोरीज नहीं है, फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज का बहुत अभाव है। अच्छी जो कंपनीज जो रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं वो भी कम से कम दिख रहे हैं। और दूसरा साइन अगर आप देखो, ग्लोबल मार्केट से आप कंपेयर करो। ओके सो इस साल जनवरी के आधे महीने तक आप अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो तो वेयर डू वी स्टैंड? हमारे रिटर्न्स नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 2% के करीब नेगेटिव है। ओके लेकिन ज़्यादातर जो बड़े मार्केट्स हैं दे आर गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स। कोरिया तो 8% अप है, जापान 4% अप है, इवन S&P और डाउ दे आर अप 2 to 3%। ओके तो ये क्लियर कट डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है कि FIIs का पैसा यहाँ से निकल रहा है और इन मार्केट्स में जा रहा है जहाँ पर फ्यूचर की स्टोरीज की बात हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और नए नए इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। हमारे यहाँ फिलहाल आज की डेट में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। एक और साइन पे आप गौर करिए कि जितने भी रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स थे, जिनमें मैं कहता हूँ ओवर ओनरशिप थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, उन सबको चुन चुन कर पनिश किया जा रहा है। ओके और बड़े बड़े स्टॉक्स आप देखेंगे, रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स, उसमें 10-15% का फॉल तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही हो गया है। आप ITC को देखो, आप तेजस नेटवर्क को देखो, एथर को देखो आप, और ऐसी कई कंपनीज हैं जिसमें रिटेल काफ़ी उसे ग्रोथ स्टोरी मानकर, अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनीज मानकर इन्वेस्ट किया था। बट इन रियलिटी हो क्या रहा है कि स्मार्ट मनी उन स्टॉक्स को डंप कर रही है। क्यों डंप कर रही हैं? कि वो कंपनीज बुरी नहीं है, कंपनीज बंद नहीं होंगी, लेकिन नियर टर्म में 2-3 साल में उनमें ग्रोथ की, बड़े ग्रोथ के चांसेस कम हैं। और जब उनके पास ऑप्शन है कि हम बाहर जाके इन्वेस्ट करें, तो वो क्यों इसमें अपना पैसा रखें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये साइंस जो है ना, ये हमें बता रहे हैं कि ये साल बहुत ही ठंडा रहने वाला है इक्विटी मार्केट्स के लिए, और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए।
ओके सर, आपने ग्लोबल मार्केट्स का मेंशन किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा कंट्री मार्केट में अगले 5 से 10 साल में बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकता है? मेरी एनालिसिस के हिसाब से एशियन मार्केट्स जो है अगले कुछ साल तक रूल करेंगे। एशियन मार्केट्स में इंडिया को थोड़ा सा हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो चाइना, हांगकांग, ताइवान, जापान, ये कंट्रीज़ अगले 5, 6, 7 साल तक अच्छा करेंगे। ओके? और जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, चिप्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट सेमीकंडक्टर हो गया, इसके बाद फार्मा। फार्मा में ज़बरदस्त ये कंट्रीज़ काम कर रही हैं और ये अब यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं फार्मा की, उनको भी पछाड़ देंगी। और मैं सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बुलिश किस कंट्री पे हूँ? जापान। जापान में पिछले 20-25 साल से रिसेशन था, उनके मार्केट्स बढ़ नहीं रहे थे, अब वो उससे निकल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसीलिए आप देखिए कि जापान के स्टॉक्स में रैली हो रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर, एआई, अक्रॉस द बोर्ड। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगले 4-5 साल में ग्रोथ हमें जापानीज़ मार्केट में दिखेंगी और वहाँ के सभी सेक्टर्स में दिखेंगी, क्योंकि इतने सालों के बाद अब वो रिसेशन में से उभरे हैं और उनके मार्केट्स नए हाईज पे जा रहे हैं। उनके जो वेजेस हैं उनके कंट्री के, वो बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल वहाँ की सिचुएशन सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है। लेकिन चाइना, हांगकांग, ताइवान, दे विल डू इक्वली वेल, उन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकते। यूरोप पिछड़ेगा और अमेरिका तो देखिए कुछ चीज़ों में, खास करके एआई में, वो लीडर ही रहेगा, उसे कोई नहीं पछाड़ पाएगा। पर सर, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो यहाँ किन स्टॉक्स पर पैसे बन सकते हैं? काफ़ी चूज़ी होना पड़ेगा आपको। मतलब आपको पहले अगर आप 5 पैरामीटर्स देखते थे, अब आपको 10, 12, 15 पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे और उसे ठोक बजा कर आपको स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं। पहले क्या होता था कि आप कोई भी रैंडमली टॉप की कुछ कंपनीज़ किसी भी सेक्टर की उठा लेते थे और उसमें 10-12% साल का गेन मिल जाता था। दोज़ डेज़ आर गॉन। वो जो एफआई मनी का जो पैसा था, जिसकी वजह से मार्केट्स इतने इन्फ्लेट हो रहे थे, वो एरा अब ख़त्म हो गया है। ओके? तो अब इंडियन मार्केट्स में हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले यू हैव टू बी वेरी चूज़ी, ठोक बजा कर आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको स्टॉक पिक करना है तो ऐसी कंपनीज को ज़्यादा कंसिडर करें जिसमें जापानीज़ गवर्नमेंट का एक्सपोज़र है। उन स्टॉक्स में मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में आपको गेन मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि जापान के इकॉनमी में रिवाइवल हो रहा है। इट्स अर्ली स्टेज। 25 साल के रिसेशन के बाद जब आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस है। ये इकॉनमी का रूल होता है। अब जापान और चाइना के रिलेशंस हम जानते हैं कि क्या है। वो उनसे डील करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उस पर बेट नहीं करेंगे। उनका प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग पार्टनर इंडिया होगा। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में जापानीज़ कंपनीज बिग वे पे आ रही हैं। और मैं आपको कुछ क्लूज़ दे देता हूँ कि इंडिया में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगने वाला है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान की एक कंपनी के कोलैबोरेशन में। बैंक फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि कई कंपनी के उनके कोलैबोरेशन है। तो वो बिग वे में इंडिया पे आ रहे हैं। लेकिन जापानीज़ लोग की एक खासियत होती है, वो हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते, स्लो एंड स्टेडी। तो धीरे डेवलपमेंट्स होंगे। तो कोशिश करिए उन कंपनीज को पिक करने का जिसमें जापान इन्वॉल्व हो, कुछ किसी तरीके की पार्टनरशिप हो। मुझे लगता है उन कंपनीज का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होगा। वो ज़्यादा स्टेबल भी होंगी, ज़्यादा डिसिप्लिन भी होंगी। और जापानीज़ में हम जानते हैं ज़्यादा वो घपलेबाजी और वो अकाउंटिंग के वो सब भी काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पर आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सेव रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है 2026 शायद मेटल का ही साल होगा, क्योंकि
उसका रीज़न मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि जो इतना पैसा जो शेयर बाज़ारों में दुनिया भर में लगा हुआ था, उसमें जो ओल्ड इकॉनमी के स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो ग्रो नहीं कर रही हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। मोस्ट लाइकली उसमें से काफ़ी बिजनेसेस डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं या शायद बंद भी हो जाए। तो वो सारा पैसा निकल कर एआई में चला गया। एआई और जो रोबोटिक्स और ये जो मोबिलिटी, ये जो नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, अब वो भी पैसा जब पूरा नहीं बन पा रहा है तो वो अब मेटल्स में आ रहा है, और मेटल्स में भी जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो भी ये सब एआई और इन सब की वजह से हो रही है। तो जो मेटल्स जो है ये भी आने वाले दिनों में जो है अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेटल्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि यू कैनॉट मेजर द वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है आपको नहीं पता। ये सारा कुछ डिमांड सप्लाई पे चलेगा, जब तक डिमांड रहेगी उसके प्राइस बढ़ेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो, क्योंकि कमोडिटी एक सिक्लिकल सेक्टर होता है, वहाँ पे साइकिल्स में प्राइजेस मूव करती हैं, तो आपको टाइमली एग्जिट करना पड़ेगा। अगर उसका साइकिल पीक आउट हो गया तो फिर आप फंस भी सकते हैं। तो इसलिए ये इन्वेस्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सर वैसे इन्फोसिस में क्या चल रहा है? मतलब कल इसका एडीआर काफ़ी अप था। क्या यहाँ पे कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रही है? हाँ, काफ़ी सरप्राइजिंग था, कल एडीआर 10% अप था। पहले भी हमने देखा कि वो एल्गो की प्रॉब्लम की वजह से अचानक से उसमें इतना शार्प जंप हमें देखने को मिला। और आज भी इन्फोसिस में काफ़ी हमें तेज़ी देखने, आई थिंक 5% से ज़्यादा का अप है। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही अप है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं है। पॉजिटिव खबरें कुछ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट कुछ ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थ शैटरिंग कुछ हो गया है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स देखें, उनका गाइडेंस था 0.3% का, एस्टिमेट था 0.3% का, और उसको उन्होंने बीट किया है 0.6% का। सो आप सोचो कितना कम उनका ग्रोथ है। ओके, बट ठीक है, आपके एस्टिमेट से ज़्यादा है, ये एक पॉजिटिव है। अब साथ में उन्होंने गाइडेंस को भी थोड़ा बढ़ाया है, 1% गाइडेंस को बढ़ाया है, तो ये भी कोई इतना ड्रामेटिक नहीं है। ओके, हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल उनका टोटल उन्होंने बोला है 4600 एआई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, छोटे बड़े मिला के, लेकिन उसका साइज़ नहीं बताया कि कितने का रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर भाई उन्होंने कुछ बड़ा किया होता तो ज़रूर शेयर करते। तो वो कितने मिलियन का है, कितने बिलियन का है, वी डोंट नो, बट दे हैव सेड 4600 एआई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ओके, दूसरा जो उनकी जो न्यू डील्स हैं उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। तो Q2 में उनके न्यू डील्स जो उन्होंने पोस्ट किए थे करीब 3.1 बिलियन डॉलर्स के किए थे, अब वो 4.7 बिलियन डॉलर्स के करीब है। तो वो है, लेकिन वो तो न्यू डील है, अभी तो रेवेन्यू आया भी नहीं है। तो और साथ में नेगेटिव न्यूज़ की अगर बात करें तो उनका जो टॉप 3 क्लाइंट्स थे, उसमें से एक था डैमलर, तो वो तो उनको छोड़ गया इन्फोसिस को। उनका 2% का उनका रेवेन्यू का इसमें लॉस भी है। सो अगर आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसा मेजर कुछ है नहीं। ओके, जिस तरीके से एडीआर में रैली हो गई या इसमें हो गई, मेरा मानना है कि ये कुछ अलग गेम है। अब कौन गेम चला रहा है अब कौन गेम चला रहा है, क्यों चला रहा है, अभी तो पता नहीं। पिछले बार तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो एल्गो की प्रॉब्लम थी। इस बार क्या हो रहा है थोड़ा मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस भी देखें, आईटी कंपनीज का भी देखें, तो वो तो लेगार्ड्स ही है। एक साल में तो दे आर गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स। अभी ये जो हुई है, अब ये सस्टेन करती है कि नहीं करती, वी हैव टू सी। अगर कुछ और अपडेट्स आते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ यहाँ पर मेजर कुछ हो रहा है। सर ग्लोबल पोर्टफोलियो की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल्स शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए।
हाँ, क्वेरीज़ तो काफ़ी आ रही हैं, इनफैक्ट कई लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो इसमें देखिए हमारा प्रोसेस हमने बहुत सिंपल रखा है, ओके? सो पहले तो 3 पैकेजेज़ हमने बनाए हैं। आपके कितना आपके पास कैपिटल है उसके ऊपर, और हमने छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पैकेज बनाया है, जिसमें हम वो स्टॉक्स को ऐड करेंगे जो आप छोटे बजट में भी खरीद सकते हैं। इसी तरीके से एक मीडियम पैकेज है और एक एचएनआई पैकेज है, ओके? तो इसमें क्या है कि आप जब इसमें इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे, ओके? वो आप जाके साइट पे हमारे चेक कर लीजिए कितने स्टॉक्स किस पैकेज में मिलेंगे, कितने ड्यूरेशन में मिलेंगे। और इस बार हम जो भी स्टॉक हम ऐड करेंगे वो पूरा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके करेंगे कि क्यों हमने पिक किया, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसका मोट है, क्या इसका टारगेट है, किस प्राइस पे लेना है, ये सारी डिटेल्स उस पर ऐड करेंगे। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी स्टॉक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे इस पैकेज में, हमारी खुद की भी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हम और आप एक साथ इस स्टॉक पर बने रहें। सर कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि कृष्णा हेयर, while comparing international companies with Indian, should size of the market and possible growth avenues be deciding the multiples? Are they not apple and oranges when PE is sole criteria? देखिए पीई कभी भी सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए। कोई भी नहीं यूज़ करता कि पीई कम है तो मैं खरीद लूँ, पीई ज़्यादा है तो बेच दूँ, ऐसा कोई नहीं करता है। पीई का यूज़ किया जाता है बाकी वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स के साथ, और पीई को हम कंपैरिजन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया में एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो अगले 5 साल तक 20% के रेट से ग्रो करेगी, और वो 40 पीई पर ट्रेड हो रही है। और सिमिलर कंपनी विथ सिमिलर ग्रोथ पोटेंशियल, 20% के ग्रोथ पोटेंशियल से, वो वहाँ पे कम पी पे ट्रेड हो रही है। सो दैट अमेरिकन स्टॉक इज चीपर, क्योंकि दोनों की ग्रोथ के जो पोटेंशियल है सिमिलर है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो आई विल गो देयर। व्हाई शुड इन्वेस्ट हियर? बिकॉज दैट स्टॉक इज चीप, ओके? सो सिर्फ पीई से हम कंपैरिजन करते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है, कितना चीप है। तो या तो इंडिया वाली कंपनी जो 40 पी पे ट्रेड हो रही है उसका पी ड्रॉप होगा या उसका बढ़ेगा। तो हम ये स्टेब्लिश कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक, इंडिया वाला स्टॉक महंगा है। बस इतना ही हम करते हैं। पीई का तो हम भी यूजुअली पीई के बेसिस पर इन्वेस्टिंग डिसीजंस नहीं लेते हैं, लेकिन जब हमें 3-4 चॉइसेस हो तब हम पी को यूज़ करते हैं। सर एक और सवाल ले लेते हैं। पार्वती जी पूछ रही हैं, सर आई एम ऑलरेडी योर पोर्टफोलियो मेंबर, शुड आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज और इज इट इनफ टू इन्वेस्ट इन मॉन 100 हैंग सेंग बीस लाइक दैट? ओके, सो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे स्पेसिफिकली ग्लोबल स्टॉक्स, फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो इंडिया में ईटीएफ्स हैं जो फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें करना चाहिए? तो देखिए इसमें हमारा व्यू क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं इसे थोड़ा लेज़ी इन्वेस्टिंग कहता हूँ, बिकॉज कि आपको पता है ईटीएफ तो ऊपर जाएगा ही, कभी 2-3 साल भी नीचे जाएगा फिर ऊपर चला ही जाएगा, यू नो दैट। तो अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू बाय ईटीएफ। बट ईटीएफ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो मार्केट के हिसाब से ही रिटर्न देगा, और इतना ज़्यादा वो डाइवर्सिफाइड होता है कि आप मार्केट रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाएंगे। सो ये ऑप्शन अच्छा भी है उन लोगों के लिए जो मार्केट में उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, नहीं सोचना चाहते। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा अल्फ़ा जनरेट करूं, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मैं कमाऊं, तब आपको फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। बट उसमें फिर आपको फिर क्वालिटी स्टॉक्स में लगाना है, फिर आपको वहाँ पे जाके सट्टेबाजी नहीं करनी है और स्पेकुलेशन नहीं करना है। तो लॉट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, आप कितना कैपिटल है आपके पास, उस पर है। बट आजकल सब कुछ इतना
आसान हो गया है, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ओके, सो आप ट्राई कर सकते हैं और फिर आप देखिए आपको जमता है कि नहीं जमता है। अगर जमता है तो फिर देन यू एक्सपैंड। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपकी क्या व्यू है? ओके, तो पिछले वीडियो में जब हमने मार्केट की एनालिसिस की थी तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में हम शॉर्ट जा सकते हैं, और हमने आपके साथ शेयर किया था कि 2-2:30 बजे तक वेट करिए, अगर मार्केट रेड में आता है तो शॉर्ट्स को ओपन कर दीजिए। ओके, या फिर अगर आप थोड़ा इम्पेशेंट हैं तो हेजिंग के साथ करिए। आज अगर आप देखें तो काफ़ी फॉल हमें देखने को मिला टॉप से, बट मार्केट क्लोजिंग तक वो रेड में नहीं आया। 20-25 पॉइंट हमें ग्रीन देखने को मिला है। ओके, सो सेंटिमेंट्स में और हमारे जो भी ट्रैकर्स हैं, इंडिकेटर्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है हुआ है। तो हमारा सेम स्टैंड है कि जब भी मार्केट रेड में आएगा लेटर पार्ट ऑफ द डे 2-2:30 बजे तक, तब शॉर्ट्स ओपन किए जा सकते हैं। बेटर है कि अभी हम थोड़ा हेजिंग के साथ ही इनिशियली रहें। अब आज का डेटा अगर हम देखें तो उन्हीं लाइंस पे चल रहा है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, चाहे कॉल आई भी हो, पुट आई भी हो या विक्स हो। सो अगेन सिस्टम में फेयर बढ़ रहा है। दूसरा जो पैटर्न हम देख रहे थे कि मार्केट ग्रीन में होता है तो कोई OI एडिशंस नहीं होता है, आज भी वही देखने को मिला। मार्केट ग्रीन है, OI निफ्टी का नेगेटिव है। ओके, साथ में प्रीमियम्स में ड्रॉप है और टर्नओवर ह्यूज है। तो हाई टर्नओवर, मार्केट्स नॉट गोइंग अप, वंस अगेन बिग स्केल पर स्टॉक की डंपिंग हो रही है। सो नथिंग हैज़ चेंज्ड, सब कुछ वैसा ही है, और मुझे लगता है कि व्यू में कोई बदलाव फिलहाल के लिए नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि शॉर्ट्स को ओपन किया जा सकता है, बशर्ते कि मार्केट क्लोजिंग तक रेड में रहे। अब नेक्स्ट जब भी मार्केट ओपन होता है वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, फिर हम उस दिन उसके बारे में बात करेंगे।